नमस्कार, जय हिंद। बिहार दरोगा के लिए जो हम आधुनिक भारत का सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें आज जो है वो दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने आधुनिक भारत में क्या पढ़ा, यूरोपीय कंपनियों का आगमन में हमने देखा पुर्तगाल सबसे पहले, चूंकि पुर्तगाली आए थे तो पुर्तगाली के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि भाई पुर्तगाली कब आए, पुर्तगाली का पहला वायसराय कौन था, पुर्तगालियों ने जो अलग अलग जगहों को कब्जा किया था जैसे गोवा को, मलक्का को, दमन को, दीव को, है ना, और कहाँ में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई, दूसरी फैक्ट्री कहाँ में बनाई, है ना, मलक्का पर, हरमुज पर कब अधिकार किया था। तो ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देखा। आज के वीडियो में पुर्तगाल के बाद जो भी आए, चाहे वो डेनिश हो, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे ब्रिटेन के हो, चाहे डच हो, इन सब का एक ही वीडियो में देखने वाले हैं कि ये सब कब आए, कब इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई, क्या प्रोसेस रहा इनका। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फिर एक बार मैं बता दूं कि जितने भी क्लासेस बिहार दरोगा के लिए कराए जा रहे हैं, अगर इनके पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करके जो शॉर्ट वीडियो है उसको देख करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम में भी आपको बताया गया है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो देख करके। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोगों ने देखा कि कैसे वास्को डी गामा खोजते खोजते बार्थोलोमेओ डियाज और अब्दुल मजीद की सहायता से भारत पहुंचता है 17 मई 1498 को। अब पुर्तगाल तो आ गए, पुर्तगाली जब आते हैं तो अन्य यूरोपीय जो कंट्रियां हैं वो भी सोचती हैं कि भाई अब हम भी चले। उसी क्रम में दूसरा नंबर आता है डच का। जी हाँ, पहले कौन आता है? पुर्तगाली। हमने आपको बता भी दिया है याद करने के लिए, पुर्तगाली, फिर पहले आता है पुर्तगाली, फिर आता है डच, फिर आता है अंग्रेज, फिर आता है डेनिश और फिर फ्रांसीसी। यही क्रम है ना, पीडी ईडी एफ, ठीक ना। तो ये क्रम है। बीच में डेनिश कमजोर आपको थोड़ा दिखाई देगा, इस वजह से डेनिश को कम लोग पढ़े हैं। बाकी हम लोग पूरा देखेंगे क्या है क्या नहीं। आइए, सबसे पहले तो पूछता है कि जो डच थे, ये जो डच थे जो पुर्तगाली के बाद आए थे, पहले नंबर पुर्तगाली है, दूसरे पर डच आया है। तो जो डच थे यह निवासी कहाँ के थे? सीधा प्रश्न यही बनेगा। तो यह डच थे, यह नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। जो डच थे यह कहाँ के निवासी थे? तो यह नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे डच। ओके, चलिए भारत में डच आते कब हैं? जैसे आपने पुर्तगाली के बारे में पढ़ा था 14 मई 1798, 17 मई 1498, है ना, वास्को डी गामा। भारत में पहला डच अभियान जो है, पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा कि किसके नेतृत्व में आया और कब आया। 2 पॉइंट आपको याद रखना है। तो कब आया? तो 1595-96 में तो आया। नेतृत्व कौन किया था? पहला जो डच अभियान था तो हाउटमैन, नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? हाउटमैन के नेतृत्व में, यह कार्नेलियस हाउटमैन, पूरा नाम इसका ये है, कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में 1595-96 में डच जो है वह भारत आता है। बस भारत आता है, लेकिन इसकी जो कंपनी है ना, यह कंपनी बनी नहीं है उस समय। कंपनी बनी 1602 में। अंग्रेज जो डच से बाद आते हैं, लेकिन कंपनी उन्होंने अपने पहले ही बना ली थी। कंपनी पहले बना ली, आए भले बाद में। तो ये दोनों आने का क्रम और इनकी कंपनी का क्रम दोनों में अलग है। कंपनी का क्रम पहले अंग्रेज बना लेते हैं, डच बाद में कंपनी बनाते हैं। क्योंकि डच आप देख रहे हैं कि आ तो गया है 1595-96 में, लेकिन ये कंपनी 1602 में बनाएगा। ये कंपनी कब बनाएगा? 1602 में ये कंपनी बनाएगा जो डच है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा। आइए, डच की कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, हमने बता दिया है कि ये नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। तो जो भी आते थे भारत वो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम तो रखते ही थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर ब्रिटेन है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन ये नीदरलैंड के थे तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना इन्होंने 1602 में करी है।
ये पॉइंट पूछता है एग्जाम में कि भैया इनके आने का क्रम तो सही है, इनकी कंपनी का क्रम सजाएं। तो कंपनी के क्रम में ये तीसरे पायदान पर आते हैं। पहले में डच आता है, फिर अंग्रेज 1600 में, और फिर आ जाते हैं डच तीसरे नंबर पर। जैसे पुर्तगालियों के बारे में अपना देखा, पहली फैक्ट्री 1503 में, कहा में? सूरत की कोची, याद है? अगर याद है तो कमेंट करें, नहीं याद है तो सूरत में पहली फैक्ट्री उन्होंने 1503 में सूरत में। जो पढ़े हैं उसको कम से कम याद रखिए, है ना। लेकिन ये कहां में? 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां में स्थापित की? तो मसूलीपट्टनम में। जी हाँ, मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है यह मसूलीपट्टनम। तो प्रश्न बनता है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां में? मसूलीपट्टनम में। कब? 1605 में। और पुर्तगालियों ने 1503 में। कहां में? सूरत में पहली फैक्ट्री। क्लियर है? क्लियर। आइए, डचों ने दूसरी फैक्ट्री पोतोपल्ली में इन्होंने बनाया। दूसरी फैक्ट्री कहां में बनाया? पोतोपल्ली या निजामपट्टनम इसको कहा जाता है। पोतोपल्ली या निजामपट्टनम में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री जो है वह बनाई है। तो पहली आप देख रहे हैं मसूलीपट्टनम, दूसरा पोतोपल्ली। डचों के बारे में आप पढ़ रहे हैं, पुर्तगाल के बाद जो डच है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। आइए, डचों का एक और महत्वपूर्ण कार्य है। 1610 ईस्वी में क्या करता है? अपना मुख्यालय ये पुलिकट जान रहे हैं ना, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, है ना। तो ये पुलिकट में अपना क्या है? मुख्यालय बनाया है। 1610 में डचों ने अपना मुख्यालय कहां में बनाया? तो ये मुख्यालय बना लेते हैं अपना पुलिकट में। इनके जो सिक्के थे ये सिक्का भी ढालते थे, और इनका जो सिक्का था ना ये पैगोडा कहलाता था। तो यहां से प्रश्न पूछता है कि पैगोडा किसके सिक्के थे भाई? तो पैगोडा क्या था? तो डचों के द्वारा ढाले गए सिक्के। जी हाँ, पैगोडा क्या था? तो डचों के द्वारा ढाले गए सिक्के। अच्छा, जितने भी आपको पॉइंट नोट करा रहे हैं सब आप नोट कर लीजिएगा। जब टाइम आएगा कभी तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। मैं पिछली वीडियो में शायद दिखाया था आप लोगों को कि इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। चलिए, तो डचों को आपने देखा कि सिक्का ढाल रहे हैं, है ना। मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाई 1605 में, फिर निजामपट्टनम पोतोपल्ली में बनाया, फिर ये पुलिकट में 1610 में अपना मुख्यालय तब्दील कर लेते हैं। आगे आइए, किसने डचों को बिहार में वार्षिक चुंगी पर ब्याज व्यापार करने का अधिकार दिया? 1664 ईस्वी की बात है। औरंगजेब 3.5% कर ले रहा था, और इनको 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने ही बिहार में वार्षिक चुंगी लिया 3.5%, और कहा कि चलो अब व्यापार करो, है ना। किसको? डचों को। तो डचों को बिहार में व्यापार करने का भी अधिकार दे दिया है औरंगजेब। प्रश्न पूछ सकता है, चूंकि बिहार के एग्जाम में आप शामिल होने वाले हैं तो यहां से प्रश्न पूछ सकता है। 1664 भारत में व्यापार करने आए डचों ने किस पर अधिक महत्व दिया? देखिए, जहां पुर्तगाली आपको मसाला खरीदते दिखाई दे रहे थे, मसाला ये भी खरीद रहे थे, लेकिन ये कपड़े को ज्यादा वरीयता दे रहे थे। कपड़े के व्यापार पर ये ज्यादा फोकस कर रहे थे, है ना। तो डचों ने कपड़े के निर्यात को मुख्य रूप से चुना और इस पर कार्य करना शुरू किया। भारत से भारतीय जो वस्त्र है इसको निर्यात करने की वस्तु तो आप देख रहे हैं बच्चों को नहीं है, डचों को है। हमें टाइप करने में मिस्टेक लोग कर रहे हैं, डचों को, ठीक है ना। भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का, भारतीय वस्तु तो बनता था, खादी पहनते थे, लेकिन निर्यात करना सिखा दिया किसने? डचों ने, कि बेच सकते हो, आप इतना वस्त्र बना रहे हो कि बेच सकते हो। क्योंकि ये फोकस कर रहा था डच जो है यह कपड़ा पर ही, देख रहा आपने देखा। अब डचों का जो है वो स्थिति समाप्त होगा। डचों का स्थिति किस युद्ध के बाद डचों की भारत से समाप्ति हो गई? यह था बेदरा का युद्ध, बंगाल में है। यह 1759 में अंग्रेज से भिड़ जाता है। 1759 में अंग्रेज से भिड़ जाता है और ये लगभग
चौपट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, है ना। तो अंग्रेज के द्वारा इनका भी नाश कर दिया गया 1759 में। वेदरा का युद्ध पूछता है कि वेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। किसके बीच हुआ था? तो डच और अंग्रेज के बीच, दोनों आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब अंग्रेज इनको खदेड़ दिए हैं, तो अब अंग्रेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या थे अंग्रेज भाई? अंग्रेज आइए, भारत में इनका आगमन डचों के बाद हुआ। मैं पहले ही बता चुका हूं, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फिर आता है डेनिश जो बहुत कम रहता है, फिर आता है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी और अंग्रेज में भिड़ंत होगा, चलेंगे, लंबा चलेंगे, लंबा चलेंगे, ठीक ना। हालांकि सबसे पहले आया है पुर्तगाल, लेकिन जाने में भी ये सबसे पीछे रहेगा। गोवा में 1961 तक ये बनाए रहा अपना प्रभुत्व। तो आया पहले, गया बाद में। कौन? समझ गए होंगे, पुर्तगाल। चलिए, तो डच अब आ गए हैं, अंग्रेज अब आ गए हैं। अब अंग्रेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अंग्रेज जिसने दोहन किया भारत को, बहुत ज्यादा क्षति इसी ने पहुंचाई। आइए, परंतु उनकी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी पहले स्थापित हो चुकी। मैं पहले ही बता दिया हूं कि डच पहले आए, लेकिन कंपनी बाद में बनाए थे। डच कब आए थे? बता दिया हूं, डच कब आए थे। कंपनी 1600 कई में, 2 में बनाई इन्होंने ना। लेकिन अंग्रेज भले आते बाद में हैं, लेकिन कंपनी जो है ये बनाए थे पहले। 1600 ईस्वी में ही इनकी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ही बन चुकी थी। 1600 में ही बना लिए, मतलब वहां से अनुमति मिल गया कि चलो जाओ व्यापार करो, लेकिन ये आते बाद में है। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का एक अधिकार इनको मिल गया था। किसने प्रदान किया था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। और 31 दिसंबर मतलब 1601 से एक दिन पहले, लास्ट दिन 1600 ईस्वी में लास्ट दिन कहा कि चलो जाओ, तुम्हारा अब अधिकार है, अब तुम करोगे व्यापार। कंपनी इनका तैयार है। अंग्रेज ने भारत में व्यापारिक कोठी करने का पहला, व्यापारिक कोठी काम नहीं होगा, कायम होगा, कायम। भाई थोड़ा सा टाइपिंग सही से करिए। चलिए, जो पीडीएफ आप लोग को दिया जाएगा उसमें संशोधन कर दिया जाएगा। व्यापारिक कोठी कायम करने का पहला प्रयास 1608। अभी जब 1608 में आए हैं, तो ये सोचे कि चलो भाई अपना कोई कोठी तो बने, कुछ तो, जहां अपना व्यवस्था हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, कार्यालय हो। कैसे आखिर काम होगा? कहाँ? रोड पर तो नहीं काम होगा ना। तो सबसे पहले कोठी बनाने के लिए ये 1608 में प्रयास करते हैं कि हमारा सूरत में है जो कुछ बन जाए, है ना। तो ये पूछता है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाने का पहला प्रयास कब किया? तो ये पूछ लेता है। ईस्वी याद रखिएगा 1608 में। 1608 में इसने प्रयास किया है, अनुमति मिली भी है, लेकिन दिक्कतें आएंगी, बाद में सुनेंगे। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज। देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डाउट है। कहीं आपको रेड ड्रैगन मिलता है ना, कहीं आपको मिलता है इसका नाम रेड ड्रैगन। बहुत सारी किताबों में रेड ड्रैगन आपको मिलता है, लेकिन हमने जहां पढ़ा है और बहुत सारे स्रोतों में हमने देखा है, तो उस जहाज का नाम है हेक्टर। कहा यह गया है कि रेड ड्रैगन भी चला था, लेकिन वो पहुंचा बाद में था। रेड ड्रैगन भी चला था, लेकिन वो पहुंचा बाद में था। तो रेड ड्रैगन, अब देखिए हमारे हिसाब से तो हेक्टर हम मान रहे हैं आंसर को। हम जब भी पढ़ाते हैं आपको तो हेक्टर ही पढ़ाते हैं, हालांकि बहुत सारी किताबों में रेड ड्रैगन भी है। 1608 ईस्वी में ये कहां पहुंचता है? सूरत के बंदरगाह पर आया था। भारत का पहला अंग्रेजी जहाज सूरत के बंदरगाह पर कब आया? तो 1608 में, लेकिन कंपनी इनकी बनी है 1600 में ही। देख रहे हैं 8 साल का फर्क है ना। अब वह पहला अंग्रेज जो समुद्री मार्ग के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा है, वह है कैप्टन हॉकिंस। अब ये जहाज से आया ही है, देख ही रहे हैं 1608 में। कैप्टन हॉकिंस पहला अंग्रेज जो समुद्री मार्ग से भारत आया है, कैप्टन हॉकिंस। जैसे पुर्तगाली पहले कौन आया था?
तो वास्को डी गामा 1498 में। अंग्रेज, पहला अंग्रेजी जो समुद्र से आया हो वह है कैप्टन हॉकिंस। जहाज पहला तो हेक्टर नामक जहाज। क्लियर है? बहुत सारी जगहों पर रेड ड्रैगन भी देगा, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब आपके मन में आएगा कि ऑप्शन में दोनों आ जाए, रेड ड्रैगन आ जाए और हेक्टर आ जाए तब। तो देखिए अब ये फिर इसमें भगवान भरोसे चलिए, क्योंकि आयोग किसको सही मानेगा ये तो हमें भी नहीं पता है। लेकिन अगर मैं एग्जाम दूंगा तो मैं हेक्टर लगाऊंगा। जिसको रेड ड्रैगन लगाना होगा रेड ड्रैगन भी लगा सकते हैं, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आयोग क्या मानने वाला है आंसर? चलिए हॉकिंस देख रहे हैं आप, आ गया है 1608 में आ गया है, सूरत में आ गया है, भारत में लैंडिंग हो चुकी है रेड ड्रैगन जहाज से भारत में, या हेक्टर जहाज से, जो भी कह लीजिए, भारत में इनका पदार्पण हो गया है। 1608 ईस्वी में हम लोग आ गए हैं। चलिए हॉकिंस किसके दरबार में, तो उस समय कौन रह रहा होगा? जान ही रहे कि 1605 में जो है वो अकबर का समाप्त हो जाता है। 1605 में समाप्त हो जाता है, तो यानी 8 में जो है यह क्या करता है, 8 में तो जहांगीर रह रहा होगा। लेकिन आपने देखा था कंपनी 1600 में ही बनी थी, उस समय तो अकबर ही था ना, तो वहां से जो लेटर लेके चले थे वो अकबर के नाम का ही लेटर था। वो लेटर अकबर के लिए ही निकला था कि अकबर को देना है। तो हॉकिंस किसके दरबार में? जेम्स प्रथम का पत्र, जो वहां का राजा जेम्स प्रथम रहा, जेम्स प्रथम का पत्र जो अकबर के नाम से था लेकर आया। 1605 के अगर पहले कोई भी लेटर वहां से चला है तो वो तो अकबर के नाम से ही आएगा, क्योंकि उनको तो पता नहीं है कि भाई कौन अगला बनेगा। तो 1605 के पहले ही ये लेटर बना और ये किसको आया? अकबर को आया। तो अकबर के बाद जो जहांगीर था इसी के दरबार में आया और सूरत में पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांग ली, लेटर दिया और कहा कि हुजूर हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक फैक्ट्री मतलब अपना डेवलप कर लें, जो यहाँ से सामान हो वहां रखें, फिर वहां से वो व्यापार के लिए मतलब सुविधा हो जाएगा हमको। तो जहांगीर कहा कि लेटर पढ़ा अकबर के नाम का, खूब अच्छी अच्छी बातें, तो खुश हो गया, कहा हाँ यार चलो, दिए अनुमति दिए, खोलो कोई दिक्कत नहीं है हमको, खोलो। अनुमति तो दे दिया, लेकिन क्या होता है, पुर्तगाली दबदबा बनाए ही थे, पुर्तगाली कुछ बताए घटाए, तो कहा नहीं, फिर अनुमति रोक दिया गया। कुछ ही दिन बाद अनुमति रोक दिया गया। तो यहां से प्रश्न बनता है कि पहली फैक्ट्री इसने कहां में, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां में खोली? तो अनुमति तो मिल गई इसको, काम भी शुरू हो गया सूरत में, लेकिन बीच में रुक जाता है। हालांकि फिर बाद में ये चलता है। जहांगीर ने इसी को इंग्लिश खान, अब अंग्रेजी में ये फारसी भी जानता था, जो हॉकिंस है ये फारसी भी जानता था, तो ये आकर के फारसी में बोला तो खुश हो गया जहांगीर भी जान ही रहा था फारसी, खुश हो गया, कहा ये इंग्लिश खान है। क्या है? इंग्लिश खान। तो इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी कैप्टन हॉकिंस को, और खुश होकर के अनुमति भी दे दिया था कि खोल लो। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि भी प्रदान करी थी। प्रश्न पूछता है कि जहांगीर ने किसे? इंग्लिश खान, तो कैप्टन हॉकिंस। अंग्रेज ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां में बनाई? तो आपको पता है कि सूरत में मिली, लेकिन भैया फिर पुर्तगाली चढ़ा बढ़ा दिए, रोक दिया। तब ये 1611 में इन्होंने भाई कहा कि कहीं ना कहीं तो बनाएंगे ना, तो ये पूर्वी तट पर, अभी तक ये पश्चिमी तट पर मांग कर रहे थे सूरत के लिए, अब चले जाते हैं पूर्वी तट पर और मसूलीपट्टनम में ये अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लिए। ठीक ना, कर लिए। अभी तक पहली फैक्ट्री कौन है? 1611 वाला, लेकिन 1613 में फिर अनुमति लेकर के, और ये जो 1609 से जो फैक्ट्री शुरू हुई थी बनना, इसको फिर से शुरू कर देते हैं। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की? तो 1613 में ये फिर जहांगीर की अनुमति प्राप्त करके और पश्चिमी तट पर ये अपना जो है वह फैक्ट्री बना लिए। तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री का नाम आता है तो सूरत, क्योंकि 1609 से ही उसने शुरू किया था पहली फैक्ट्री बनना, है कि नहीं? तो सूरत आंसर हो जाता है। अस्थायी की बात कर देगा तो 1611 वाला भी आप लगा सकते हैं। चलिए आइए आगे। किसने अंग्रेजों को गोल्डन फरमान यानी कि सुनहरा फरमान है ना दिया?
तो यहां से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। 1632 की यह घटना है। गोलकुंडा, जी हाँ, गोलकुंडा के सुल्तान 1600, क्या लिखे हो भाई, हम खुद ही नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा इतना हिंदी भी नहीं लिखना था। ठीक ना, 1632 में, है ना, 1600, भाई मेरे 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले यह अनुमति दे दिया। गोलकुंडा का जो सुल्तान है ये कहा कि चलो ठीक है, व्यापार करना, जो हमारा बंदरगाह है इससे सामान वामान ले जाना, लेकिन 500 पैगोडा लगेगा। पैगोडा क्या था आपको बता दिया कि जो डचों ने ढाले थे सिक्के, वही पैगोडा था। तो कहा कि चलो 500 हमको साल में चाहिए पैगोडा, हमारे बंदरगाह से आना जाना। तो सुनहरा फरमान इसको मिल गया। अब ये तो सोचा कि चलो यार, तो बढ़िया हो गया, हमको कहीं से आने जाने का तो मिल गया। तो इतनी बातें आपको कम से कम अभी ध्यान में रखनी है। आइए चलिए आगे। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला किसका था? यह किला पूरा एकदम वही कर दिए हो यार, न याद रहे अगर ईस्वी तो बड़ी दिक्कत हो जाए, पता नहीं क्या लिख। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला किसका था? तो ये अंग्रेजों का। किसका था? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला अंग्रेजों का था। देखिएगा 1639 में फ्रांसिस डे, आदमी का नाम है फ्रांसिस डे, ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास जो है वह पट्टे पर ले लिया। 1639 में पूछेगा कि मद्रास को पट्टे पर किसने लिया? तो फ्रांसिस डे ने। कब लिया? 1639 में। किससे लिया? तो चंद्रगिरी के राजा से लिया, है ना। मद्रास को ये पट्टे पर ले लिया और यहीं इसने यह किला बनवाया। कौन सा किला? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनवाया। तो पूछेगा कि फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहां में है? तो बताएंगे कहां में? फ्रांसिस डे के द्वारा ये पट्टे पर लिया गया था मद्रास, यही मद्रास में है यह किला, ठीक ना, जो बाद में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजों का मुख्यालय बन जाता है। यही बाद में मुख्यालय ये बन जाता है ना। ये किला जो है ये महत्वपूर्ण किला है, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। पूछेगा आपसे तो कहां में है? मद्रास में। क्लियर ना? पूछता है फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहां में है? मद्रास, याद रखिएगा। चलिए, सर थॉमस रो कब और किसके दरबार में भारत आया था? यह भी महत्वपूर्ण है। अभी कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया जहांगीर के। थॉमस रो जो है, या टॉमस रो कहिए, यह भी 7 साल बाद 1615 में यह भी जहांगीर के ही दरबार में आता है। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। तो यहां से भी प्रश्न बनता है कि टॉमस रो या थॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो आप बताने वाले हैं कि जहांगीर के दरबार में था। क्लियर है ना? चलिए आगे। एक संधि होती है मैड्रिड की संधि, 1630 में अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच होती है। अब इनके जो बीच व्यापारिक संघर्ष था, इनको कम करने के लिए ये लोग कहते हैं कि चलो संधि कर लेते हैं। तो ये संधि पूछ सकता है कि मैड्रिड की संधि कब हुई थी? तो बताएंगे 1630 में। ये भी आपको याद रखना है। आप देख रहे हैं अंग्रेज कैसे व्यापार पसार रहे हैं, संधि तक कर रहे हैं पुर्तगालियों से, है ना, कि अब लड़ाई झगड़ा मत करो यार, तुम अपना करो हम अपना करते हैं। आइए अब आते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो 1661 में जो इंग्लैंड के राजा हैं चार्ल्स टू, इनका विवाह होता है कैथरीन। इसके साथ? कैथरीन के साथ। विवाह किसके होता है? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है, जिसमें अब पुर्तगाली पहले से ही थे, पुर्तगाली के पास बंबई था, तो ये बंबई दे देते हैं दहेज में। जो चार्ल्स द्वितीय का शादी हो रहा है पुर्तगाली राजकुमारी से, तो ये कहते हैं कि चलो लो, बंबई को ये दहेज में किसको देते हैं? अंग्रेजों को। अब अंग्रेज के पास आ गया है बंबई, ध्यान रखिएगा। तो पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में मुंबई जो है इंग्लैंड को या अंग्रेजों को दे दिया। अब आइए, अंग्रेजों को तो 1661 में मिल गया। अब ये क्या करते हैं, अंग्रेजों का जो मुख्यालय था वो मुख्यालय ये शिफ्ट कर लेंगे मुंबई में। 1687, भाई इतना हिंदी नहीं लिखना। 1687 में अंग्रेजों का जो मुख्यालय है यह सूरत की जगह कहां बन गया? बंबई बन गया। अभी तक ये सूरत में थे, अभी बंबई में बन गया 1687 में, ध्यान रखिएगा। बंबई के संस्थापक का श्रेय किसको जाता है? तो एक व्यक्ति है गेराल्ड
ओंगियर, नाम याद रखिएगा। बंबई का स्थापना पूछता है किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा गेराल्ड ओंगियर ने बंबई के संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है। ठीक, तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। अब आइए, चलिए, बंगाल में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट कब मिला है, तो मैं बता दिया हूं 1651 में, है ना, 1651 में। और इसको निशान कहा गया। पूछेगा निशान क्या था, तो बंगाल में जो अंग्रेजों को व्यापारिक छूट मिला है 1651 में, उसको निशान कहा गया है। और ये किसने दिया है, तो यह देने वाला है शाह शुजा। किसने दिया है, शाह शुजा ने प्रदान किया है। बंगाल का जो उस समय शासन कर रहा है शाह शुजा, वह 1651 में इसको क्या दिया है, तो निशान दिया है। निशान मतलब अनुमति जो मिला है उनको व्यापारिक छूट का, वो। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 में अंग्रेजों को तीन गांव जिसमें एक है सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर, ये जो है दे दी। किसने दिया है, अजीम उस शान ने, बंगाल का ये सूबेदार है, इसने तीन गांव दिया है, सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर, है ना, ये तीनों दिया है। यहां पर ये फोर्ट विलियम किला, अभी सेंट जॉर्ज किला मद्रास वाला देख रहे थे, एक और किला बनाएगा फोर्ट विलियम किला, कहां में, बंगाल में, का निर्माण कराएगा, जिसका पहला गवर्नर, ये भी पूछता है कि पहला गवर्नर कौन बना इस किले का, तो चार्ल्स आयर। या प्रेसिडेंट पूछता है कि इसका प्रेसिडेंट कौन बना, तो चार्ल्स आयर। और पूछेगा ये फोर्ट विलियम किला कहां में है, तो फोर्ट विलियम आप बताएंगे कोलकाता, लेकिन सेंट जॉर्ज वो मुंबई वहां बताएंगे मद्रास, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, बाद में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी, है ना। ये जो फोर्ट विलियम है बाद में यहीं पर कलकत्ता बस जाता है। अब ये क्या कहलाता है, कलकत्ता नगर बस गया फोर्ट विलियम के आसपास, है ना। अब कलकत्ता की नींव पूछेगा, जैसे मुंबई की नींव पूछता तो गेराल्ड ओंगियर, कलकत्ता की नींव पूछेगा तो क्या बताएंगे, जॉर्ज चारनॉक, ठीक ना। अब आइए आगे, अंग्रेज का समाप्त हो गया, अंग्रेज आए, अब ये काम करेंगे, हमको आने तक का पढ़ना था, अब ये काम तो करेंगे 1947 तक ना, ये तो 1947 तक काम करेंगे, तो उतना तो अभी नहीं देखेंगे ना हम लोग, अब धीरे धीरे बढ़ेंगे। अंग्रेज के बाद आते हैं डेनिस, बहुत छोटा सा कार्यकाल है। डेनिस ने 1620 में ट्रंकबार में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई, 1676 में दूसरी फैक्ट्री बनाई, और 1745 में सब कुछ बेच के ब्रिटिश को कहें कि चलो भाई हमसे नहीं हो पाएगा। 1620, 1676 और 1745, तीन डेट याद रखना है। 1620 में ये पहली फैक्ट्री, 1676 में दूसरी फैक्ट्री। पहली कहाँ में, तो पहली ट्रंकबोर में, दूसरी श्रीरामपुर में, है ना, श्रीरामपुर में, और 1745 में ये गायब हो जाते हैं। तो इतनी ही बातें हैं। अब आते हैं हम लोग फ्रेंच यानी फ्रांसीसी, और आखिरी यही है, फ्रांसीसी आ जाएगा। उसके बाद जो ये कार्य करेंगे बीच बीच में, और अंग्रेज तो रहेगा ही, साथ में रहेगा अंग्रेज, तो जब तक आप पढ़ेंगे तब तक पढ़ना है, उसको झेलना ही पड़ेगा। आइए, अब आता है फ्रांसीसी। सबसे पहले तो यही पूछता है कि शासक कौन है भैया, तो लुई 16 के समय मंत्री कोलबर्ट। देखिए कोलबर्ट कहता है कि अपने लुई 16 से कि देखिए जनाब, अन्य देश तो जा रहा है व्यापार करने, हम लोग पीछे क्यों रहें, चलते हैं ना, भेजा जाए किसी को। तो कोलबर्ट के प्रयासों से ही यह संभव हुआ कि मंत्री जो कोलबर्ट था, इसके प्रयासों से ही 1664 में फ्रांसीसी कंपनी स्थापित, भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी हुई 1668 में। 1664 में उसने कंपनी बनाई, और भारत में जो बात करते हैं कि कोठी बनाने की, तो भारत आकर के, और ये 1668 में सूरत में किसके द्वारा, फ्रैंको कैरो के द्वारा पहली फ्रांसीसी कोठी बन जाती है। तो पहली फ्रांसीसी कोठी कहां में, सूरत में। कब, 1668 में। किसके प्रयास से, कोलबर्ट के प्रयास से, लुई 16 के समय। क्लियर है। अब एक साल बाद फिर ये 1668 के बाद 69 में मसूलीपट्टनम में तुरंत फट से दूसरी फैक्ट्री बना देते हैं। बाद में आए हैं लेकिन सोच रहे हैं जल्दी काम करो, तो दूसरी फैक्ट्री स्थापित हो जाती है।
पांडिचेरी स्थापित किसके द्वारा किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है पांडिचेरी, चूंकि पांडिचेरी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। पांडिचेरी फ्रांसीसी के द्वारा ही और फ्रैंक मार्टिन, जी हाँ, फ्रैंक मार्टिन के द्वारा इसका स्टेबल हुआ है। तो पूछता है कि पांडिचेरी, तो बताएंगे फ्रैंक मार्टिन। और किसके द्वारा? खासकर फ्रांसीसी के द्वारा पांडिचेरी। पुर्तगाली गोवा पर फोकस था, पांडिचेरी पर फोकस फ्रांसीसियों का था। चलिए, अब अंग्रेज भी पहले से हैं, बाकी तो देख ही रहे हैं कि वो लोग गायब हो रहे हैं धीरे धीरे। अंग्रेज और फ्रांसीसी में खूब मारपीट होता है, खूब मारपीट, संघर्ष खूब होगा। अंग्रेज और फ्रांसीसी संघर्ष, यहां से प्रश्न बिहार दरोगा में पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है यहां से प्रश्न। कर्नाटक का युद्ध, 3 युद्ध होगा लगातार, तड़, और तीनों के बारे में पूछता है, युद्ध और संधि। आ जाइए, कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक युद्ध से ही यह स्पष्ट हो पाता है कि भारत में अंग्रेज शासन करेगा कि फ्रांसीसी। आए तो दोनों, लेकिन ये क्लियर हुआ कर्नाटक के युद्ध से ही कि राजा कौन आखिर भारत का बनेगा, फ्रांसीसी बनेगा या अंग्रेज बनेगा। उसी क्रम में कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हुआ है। यह पूछता है कि कब हुआ था कर्नाटक का पहला युद्ध? तो 1746 से 1748, है ना। अंग्रेजों ने इसकी पहल करी थी युद्ध की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1746 से 1748, डेट एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। 1746 से 48 ये कर्नाटक का पहला युद्ध चलता है। जब भी अंग्रेज और फ्रांस वहां लड़े, यहां भी ये लोग छिड़ जाएं। देखिए, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के वहां लड़ाई हो रहा है, तो यहां भी ये लोग लड़ें कि हम भी लड़ेंगे। वहां लड़े तो भारत में भी लड़ाई शुरू। चलिए, तो पहला 1746 से 48, इसी में एक महत्वपूर्ण युद्ध था, सेंट थॉम का युद्ध। ये पूछता है कभी कभी कि सेंट थॉम का युद्ध कब हुआ था? तो ये आखिरी वर्ष 1748 में हुआ। फ्रांसीसी सेना एवं नवाब अनवरुद्दीन की सेना के बीच लड़ा गया, है ना। ये युद्ध हुआ था सेंट थॉम का युद्ध, इसमें फ्रांसीसी सेना था और अनवरुद्दीन के बीच ये लड़ा गया था, ठीक ना। आइए, अब कर्नाटक का पहला युद्ध जो समाप्त होगा, ये प्रश्न बहुत पूछता है, ए ला शापेल की संधि 1748 में। देखिए, 1746 से युद्ध चला 48 तक, यानी 48 में संधि हुई, तभी युद्ध समाप्त हुआ। तो वह संधि हुई थी ए ला शापेल की संधि से। दोनों दल बराबरी पर थे। इस युद्ध में दोनों दल लगभग कांटे की टक्कर थी, अंग्रेज भी उतने, फ्रांसीसी भी उतने, कोई दबने को तैयार नहीं। जब दोनों बराबर है तो फिर नहीं लड़ जाएगा, फिर लड़ेगा। अब दूसरा युद्ध लड़ेगा, कर्नाटक का दूसरा युद्ध। साल भर भी नहीं रुका भाई साहब, और फिर लड़ गया। 1749 से 54 तक ये दूसरा युद्ध चला। इसमें भी एक महत्वपूर्ण युद्ध है, अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध 1749 में होता है। एक कभी पूछ दे अंबूर का युद्ध कब हुआ था? 1749, याद रखिएगा। इसमें मुजफ्फरजंग, चंदा साहब और डुफले की संयुक्त सेना ने अनवरुद्दीन को, देखिए यहां भी सेंट थॉम का युद्ध में अनवरुद्दीन को लड़ा गया, अनवरुद्दीन के बीच, और इसमें जो अंबुर वाला था इसमें मार दिया इसको, ठीक ना। आगे आते हैं, 1754 में ये युद्ध चल ही रहा था। होता है कि चलो एक संधि कर लो, अब समाप्त करो भाई। तो 1755 में पांडिचेरी की संधि होता है, और इसी युद्ध से कर्नाटक के युद्ध, दूसरा जो युद्ध है उसका अंत हो जाता है। तो पूछता है कि कर्नाटक के दूसरे युद्ध का अंत किससे हुआ? तो दूसरे युद्ध का अंत पांडिचेरी, है ना। कौन संधि? पांडिचेरी। देखिए, कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 48, ए ला शापेल की संधि 1748 समाप्त। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 54, 1755 में पांडिचेरी की संधि से दूसरा युद्ध भी समाप्त होता है। अब आगे चलते हैं। चलिए, इस संधि के द्वारा अंग्रेज और फ्रांसीसी ने मुगलों या अन्य भारतीय राजाओं के द्वारा दी गई उपाधियों को भी त्याग किया। जो पांडिचेरी की संधि हुआ तो कहा कि भारत ने जिसको भी उपाधि दिया है, जो भी राजा ने, वो सब अब समाप्त होगा। वो उपाधि कोई नहीं रहेगा, उपाधि अब होगा समाप्त। अब आइए, अब देखिए कर्नाटक का तीसरा युद्ध, 2 युद्ध हमने पढ़ लिया, अब होगा तीसरा युद्ध। तीसरा युद्ध चलेगा 1756 से 1763 तक। इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। इसकी समाप्ति होगी पेरिस की संधि के द्वारा 1763 में। इसी युद्ध से जो फ्रांसीसी हैं इनका सब कुछ समाप्त हो जाता है और ये केवल और केवल व्यापारी रह जाते हैं। तो 1756 से 63 तक ये चला है, 7 साल का युद्ध है, इसलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाएगा। इसी बीच में एक युद्ध हुआ है बांडियावास का युद्ध।
इसमें अंग्रेज सेना, जो आयरकुट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना है ना, आयरकुट के नेतृत्व वाली सेना, अंग्रेजी सेना है ना, अंग्रेजी सेना किसको पराजित करती है? काउंट लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को जो है वह पराजित कर देता है। फ्रांसीसी सेना इसमें पराजित हो जाती है। अंग्रेजों ने 1761 ईस्वी में पांडिचेरी को भी अपने काबू में ले लिया। जो पांडिचेरी फ्रांसीसियों का एक महत्वपूर्ण स्थान था, उसको कब्जे में ले लिया। लेकिन जब 1763 में पेरिस की संधि होती है तो इससे होता है क्या कि अंग्रेज सारे इनके जो भी फैक्ट्रियां किले लिए थे ये वापस कर देते हैं, केवल चंद्रनगर को छोड़ करके सब वापस कर देते हैं। फिर फ्रांसीसी केवल और केवल भारत में मात्र और मात्र व्यापारी बनके रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? व्यापारी बनके। अब इनका सेवा समाप्त हो गया है। आप भी अब अंग्रेजों के बारे में पढ़ लिए हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने 2 वीडियो मिला के पूरा देख लिया कि कैसे लोग आए हैं अंग्रेज को। अब तो हम लोग को झेलना ही है, पढ़ना ही है 1947 तक। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।